भारती कक्षा 7वीं इस पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 31 पर दो लघु कथाएं यह पाठ दिया गया है। इस पाठ के अंतर्गत कुछ कहानियां दी गई हैं। इन कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। इस पाठ के अंतर्गत जो भी प्रश्न हमें पूछे गए हैं उनके उत्तर आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा पूछा गया है। सुनो तो जरा, चतुराई संबंधी कोई सुनी हुई कहानी सुनाओ। ऐसी कहानी हमें सुनानी है जिसके अंतर्गत चतुराई दिखाई गई हो। तो चलिए सुना देते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है चतुर खरगोश और शेर। चलिए देखते हैं खरगोश ने आखिर क्या चतुराई दिखाई। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही क्रूर था और हर दिन एक जानवर का शिकार करता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर शेर के पास जाकर उससे प्रार्थना की कि वह रोजाना एक जानवर को खाने के लिए चुने और बेवजह शिकार न करे। शेर ने यह बात मान ली और हर दिन एक जानवर खुद ही उसके पास जाने लगा। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत चतुर था और उसने शेर से छुटकारा पाने का एक तरीका सोचा। वह जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। शेर ने गुस्से में पूछा, तुम इतने देर से क्यों आए हो? खरगोश ने जवाब दिया, महाराज, रास्ते में एक और शेर मिला जो कह रहा था कि वह इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह आपसे ज्यादा ताकतवर है। शेर यह सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, मुझे उस शेर को दिखाओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश ने शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह शेर इस कुएं के अंदर है। शेर ने कुएं में झांका और अपनी परछाई देखी। उसने सोचा कि यह दूसरा शेर है और उस पर झपट पड़ा। जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह कुएं में गिरकर डूब गया। इस तरह चतुर खरगोश ने अपनी चतुराई से जंगल के सभी जानवरों को शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और समझदारी से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। बच्चों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई ना? चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। खोजबीन। अंतर्जाल से पारंपरिक चित्र शैली के प्रकार खोजो और लिखो, जैसे वारली, मधुबनी आदि। यहाँ पर राज्य का नाम दिया हुआ है और किस राज्य में कौन सी शैली प्रचलित है यह हमें बताना है। तो चलिए इंटरनेट से खोज निकालते हैं अपना अपना मोबाइल लेके। अब यहाँ पर मैंने आपके सुविधा के लिए कुछ खोजबीन की है और राज्यों के नाम और वहाँ पर प्रचलित होने वाली शैली के नाम दिए हुए हैं। आप खुद से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राज्य का नाम और यहाँ पर लिखेंगे शैली का नाम। महाराष्ट्र में वारली, बिहार में मधुबनी, राजस्थान में राजपूत शैली, आंध्र प्रदेश में कलमकारी, उड़ीसा में पटचित्र, मध्य प्रदेश में गोंडकला। अगला प्रश्न देखते हैं, विचार मंथन। सत्यमेव जयते, आपको पता है सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है? चलिए देखते हैं। सत्यमेव जयते सूक्ति का अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। संस्कृत भाषा की यह सूक्ति महाभारत से ली गई है। झूठ कितना भी छुपाया जाए वह एक दिन सामने आ ही जाता है। आज़ादी के बाद हमारे देश के ध्येय वाक्य के रूप में सत्यमेव जयते को ही स्वीकार किया गया। इस पाठ से आपने क्या समझा, यह इस प्रश्न के उत्तर में हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या समझा। अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अध्ययन कौशल। किसी नियत विषय पर भाषण देने हेतु टिप्पणी बनाओ। अब यहाँ पर जब हमें कोई भाषण देना होता है तब किस प्रकार हमें भाषण देना चाहिए,
पहले हम उसके बारे में सोचते हैं ना कि किस प्रकार हम भाषण देंगे। भाषण की पहले हमें प्रस्तावना तैयार करनी पड़ती है, बाद में विषय प्रवेश, जिस विषय पर भी हम बोलने वाले हैं उसका विषय प्रवेश होता है भाषण में। उसके बाद उद्धरण और सुवचन हो जाते हैं, और उसके बाद अंततः भाषण के अंत में हम अपने मत उस विषय पर बोलने वाले होते हैं और बाद में धन्यवाद कह देते हैं। तो चलिए यहाँ पर उदाहरण स्वरूप एक भाषण हम देखते हैं। वृक्षारोपण पर भाषण। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सभी यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वृक्षारोपण। कौन सा विषय? वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का हमारे जीवन और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वृक्ष धरती के फेफड़े होते हैं। वे न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करते हैं, जिससे वायुमंडल की शुद्धता बनी रहती है। वृक्ष हमें छाया, फल फूल, औषधियाँ और ईंधन प्रदान करते हैं। इसके अलावा वे मृदा अपरदन को रोकने, जलवायु संतुलन बनाए रखने और जल संसाधनों को सुरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के समय में बढ़ती लोक संख्या और औद्योगिकरण के कारण वृक्षों की कटाई तेजी से हो रही है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो रहा है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें। आइए हम सब संकल्प लें कि हम अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। सिर्फ वृक्ष लगाएंगे ही नहीं तो उसकी देखभाल भी करेंगे। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। तो इस प्रकार भाषण देना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताओ तो सही, अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताओ। अब यहाँ पर अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनके बारे में हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनके क्या क्या नाम थे और वो क्या क्या करते थे। अब यहाँ पर आपको अगर यह उत्तर बड़ा लग रहा है तो आप सिर्फ इन 9 रत्नों के नाम ही लिख सकते हैं। इनके बारे में जो यह अधिक जानकारी मैंने दी है वह नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। उत्तर देखते हैं। अकबर के 9 रत्न उनके दरबार के प्रमुख सलाहकार और विद्वान थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया था। ये 9 रत्न निम्नलिखित है। बिरबल, जिनका असल नाम था महेश दास। बिरबल अपने हास्य और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। वे अकबर के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे। तानसेन, तानसेन एक महान संगीतकार थे। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया और कई रागों की रचना की। अगले हैं राजा टोडरमल। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। अबुल फजल, अबुल फजल अकबर के प्रमुख इतिहासकार और जीवनी लेखक थे। फैजी, फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे और वे एक प्रसिद्ध कवि और विद्वान थे। वे फारसी कविताओं के लिए प्रसिद्ध थे। मानसिंह, राजा मानसिंह अकबर के प्रमुख सैन्य कमांडर थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में अकबर की विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम एक महान कवि और विद्वान थे। वे हिंदी और फारसी में कविताएं लिखते थे। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए जाने जाते थे। वे अकबर के दरबार में हास्य और सलाहकार की भूमिका निभाते थे। फकीर अजीउद्दीन, फकीर अजीउद्दीन एक धार्मिक विद्वान और अकबर के आध्यात्मिक सलाहकार थे। ये 9 रत्न अकबर के दरबार में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान के लिए सम्मानित थे और उन्होंने अकबर के शासन को अधिक सफल और समृद्ध बनाया। वाचन जगत से पसंदीदा चित्रकथा पढ़ो और इसी प्रकार अन्य चित्रकथा बनाकर सुनाओ। आपको जो भी चित्रकथा पसंद है वह चित्रकथा आपको पढ़नी है और कोई अन्य चित्रकथा आपके मित्रों को आपको बनाकर सुनानी है। तो यहाँ पर यह एक चित्रकथा है। यह चित्रकथा आप पढ़ सकते हो। आप बचपन से यह कथा सुनते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, है ना, शेर और चूहे की। तो यहाँ पर मैंने ये कथा दी है, आप पढ़ सकते हो और इस प्रकार कोई भी अन्य चित्रकथा आप अपने मित्रों को सुना सकते हो। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। अब यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं।
हर एक प्रश्न के लिए उनमें से एक सही विकल्प हमें चुनना है। विकल्प अर्थात ऑप्शन। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल डैश, तो वे बीरबल से खुश हो गए, तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे, तो वे बीरबल की होशियारी जान चुके। कौन सा विकल्प सही होगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में यह सेकंड जो विकल्प है, दूसरा जो विकल्प है वह सही है। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। ख में दिया गया है, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से डैश, पैसे मांगे, पूरे पैसे मांगे, सभी चित्रों के पैसे मांगे। क्या विकल्प, कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर 3 नंबर का विकल्प सही है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे। अगला प्रश्न है, यह दूसरा वाला प्रश्न हम करने वाले हैं। चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। चित्रकार क्यों परेशान था, क्यों परेशान हो गया? चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। वह उसे पैसे नहीं दे रहा था, इसलिए चित्रकार बेहद परेशान था। अब अगला प्रश्न है, हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। चलिए यहाँ पर प्रश्न लिख लेते हैं और उत्तर देखते हैं। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में हरा घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने घोड़े के मालिक की 2 शर्तें बताकर बादशाह को निरुत्तर कर दिया। न तो बादशाह दूसरी शर्त पूरी कर सकेंगे और न ही उन्हें हरा घोड़ा देखने को मिलेगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथे क्रमांक पर हमें पूछा गया है, घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। कौन सी शर्तें थी? 2 शर्तें वे घोड़े के मालिक की। घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि बादशाह को घोड़ा लेने स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह थी कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो उसे देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन बादशाह घोड़ा देख सकते थे। भाषा की ओर। अब यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न उत्तर पूरे हुए हैं। भाषा की ओर में कुछ व्याकरण का पाठ हमें बताया गया है। निम्नलिखित वाक्य पढ़ो तथा मोटे और सर्कल में छपे शब्दों पर ध्यान दो। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है, राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। यहाँ पर चुपचाप यह शब्द है, यही शब्द यहाँ पर इस घड़े पर भी लिखा हुआ है, चुपचाप। लतिका अभी सोई है, अभी यह शब्द है, अभी यह शब्द इस घड़े पर भी दिया गया है। माँ आज अस्पताल जाएगी, आज। मेरा गांव यहाँ बसा है, यहाँ। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, धीरे धीरे। इस शब्द को यहाँ पर मोटे स्वरूप में लिखा गया है। अब आपको यह वाक्य पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए, राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया? चुपचाप प्रवेश किया। लतिका अभी सोई है, सोई है कब? अभी। सोई क्या है? क्रिया है। और कब सोई है? अभी सोई है। माँ आज अस्पताल जाएगी, जाएगी क्रिया है और कब जाएगी? आज जाएगी। मेरा गांव यहाँ बसा है, बसा है क्रिया है, कहाँ बसा है? यहाँ बसा है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। चलना, कैसे चल रही थी गाड़ी? धीरे धीरे। चलना यह क्या है? क्रिया है। अब यहाँ पर ध्यान दो, कौन कौन सी क्रियाएं हैं? प्रवेश करना, सोना, जाना, बसना, चलना, यह सब क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं के बारे में कौन से शब्द हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं? चुपचाप किया, अभी सोई, आज जाएगी, यहाँ बसा, धीरे धीरे चल रही थी। तो यह जो शब्द है जो मोटे स्वरूप में दिए गए हैं, ये क्या है? ये है क्रिया विशेषण अव्यय। इंग्लिश में हम इनको कहते हैं एडवर्ब्स। चलिए आगे क्या दिया है देखते हैं। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए।
यहाँ पर गोला किया हुआ शब्द है की ओर। ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, के लिए। जन्म के बाद एक मामा जी ने मुझे गोद ले लिया, के बाद। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था, की भांति। शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया, के साथ। उपर्युक्त वाक्यों में की ओर, के लिए, के बाद, की भांति, के साथ ये क्रमशः नागपुर और रायगढ़, ताकत और संतुलित आहार, जन्म और मामाजी, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय, इनके बीच संबंध दर्शाते हैं। ये शब्द संबंध बोधक अव्यय है। बच्चों, यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न उत्तर पूरे हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।